गवर्नर हैं मनोज सिन्हा कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी रोटी की व्यवस्था कर ले, रोटी की व्यवस्था कर ले, उसके बाद फिर यहाँ हमारे मुद्दों पे झांकना। हमारे दोस्त एक यहाँ देश है पास में ही, फिजी। कौन सा? फिजी अपना सर्वोच्च सम्मान लेके भी यहीं आ गया, पापुआ न्यू गिनी में ही। भाई साहब ये हमारा भी सर्वोच्च सम्मान धरो। करियरपॉइंट शिक्षालॉजी के वीकली करंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम टॉप 10 करंट वीक का लाए हैं। आज 28 मई 2023 है और पिछला सप्ताह जो हमारा रहा 21 मई 2023 से 27 मई 2023 तक का जो करंट है टॉप 10 वीक का, वो हम लेके आए। बिना देरी करे आगे शुरू करते हैं टॉप 10 में सबसे पहले पॉइंट की तरफ। मगर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि और बहुत सारे लोग जैसे हमारा तेज है, बहुत सारे लोग मेरे को बता रहे थे कि बढ़िया से प्रॉपर तरीके से वो टॉप 10 जो हम लोग करंट लेके चल रहे हैं इसके वो नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप लोग अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बनाते हुए चलें। मैं चेक भी करूँगा ऑफलाइन क्लास में तो, और बाकी यूट्यूब पे जो अगर लेक्चर देख रहा है कोई तो वो भी प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चले, यही कहूँगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि परीक्षा के समय रिवीजन में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये करंट, याद रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ, सबसे पहला बिंदु। मगर उससे पहले हमारे पास एक प्यारा सा थॉट है आप लोगों के लिए, और थॉट क्या है? निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर जो चिराग है ना वो आंधियों में भी जलते रहे। क्या होते रहे दोस्तों? आंधियों में भी जलते रहे। ठीक है, तो ऐसा चिराग बनना है आपको। चिराग का मतलब दिया, दीपक बनना है जो कि आंधियों में भी जलता रहे, चाहे कितनी हवाएं चलें, चाहे कोई दूर से आपका दुश्मन जो है वो करके फूंक मारे, और उसके बावजूद भी आप जलते रहो। ऐसा चिराग आपको बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले प्रश्न की तरफ जाते हैं। इस वीक का मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण करंट जो है टॉपिक वो यही है। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है ना। तो आपको पता है G20 का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको पता है G20 का मतलब क्या है? ग्रुप 20। दोस्तों इसके बारे में आज ढेर सारी बात हम करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है ये, बहुत महत्वपूर्ण विषय या पॉइंट होने वाला है। क्या विषय है इसके से रिलेटेड, क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर बात करें। देखिए सबसे पहले G20 यानी कि ग्रुप 20, ये 19 देशों और एक संगठन जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन, इन 20 का एक समूह है। 19 देश और एक संगठन जिसका नाम क्या है? यूरोपीय यूनियन। इन दोनों से मिलकर ये बना है G20। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था 1999 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना का सीधा सीधा से जो कारण था वो ये था कि वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाएं देशों की खत्म हो गई थी, या बोले बहुत ज़्यादा गिर गई, क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर आ गया था वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे, है ना। बहुत मंदी का समय था, मतलब इकोनॉमी अब चल नहीं पा रही थी, जीडीपी बढ़ नहीं पा रही थी, पैसा बहुत हद तक गिर चुका था, हर देशों का करेंसी की वैल्यू कम हो गई थी। तो जब अर्थव्यवस्थाओं में नुकसान पहुंचा तो अब देशों को मिलकर लगा कि यार हमें मिलके कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि ताकि वापस से जो ग्लोबल लेवल पे जो मंदी है, वैश्विक स्तर पे जो मंदी आ रही है, आर्थिक इकोनॉमिकल जो क्राइसिस आ रहे हैं, इस प्रकार के क्राइसिस दूसरी बार ना आए, दोबारा ना आए। इस वजह से 1999 में इसकी शुरुआत हुई G20 की। अब जब इसकी ग्रुप 20 की 1999 में शुरुआत हुई ना दोस्तों, उस समय पे ये जो संगठन था ना ये सिर्फ सीमित था। सीमित मतलब वित्त से रिलेटेड था। इसके जो पार्ट थे वो वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री के अलावा देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं, आपको पता है जैसे भारत का मैं अगर बात करूं आपसे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? कर चुके हम लोग। कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक? तो भारत का केंद्रीय बैंक है आपका RBI। तो हर देश में कोई ना कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, और कोई ना FM जिसको हम बोलते हैं, और हर देश में कोई ना कोई एक जो है केंद्रीय बैंक होता है। तो केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय जो होता है, जो आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, ये मिलके ही उस देश की अर्थव्यवस्था को बूम कराने का काम, बढ़ाने का काम करते हैं, हर देश का ऐसे ही। तो चूंकि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड समस्या क्रिएट हो रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस ग्लोबल लेवल पे आ रही थी, इस वजह से इन 19 देशों और एक संगठन यूरोपीय यूनियन ने 1999 में हर देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय जो बैंक होता है उसके गवर्नर्स का मिला के क्या बनाया? एक संगठन बनाया। मतलब कि 19 देश और यूरोपीय यूनियन जो है उन 19 देशों और 20 मतलब बोले 20 जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करता है इस मीटिंग में? वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर। आगे दोस्तों कहाँ समझे? भारत का केंद्रीय जो बैंक है वो कौन सा है? RBI, आपको पता है। इनकी ये मीटिंग शुरू। अब इनकी मीटिंग शुरू हुई और उन्होंने इकोनॉमी के सेक्टर में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है वो वापस ना इस सेक्टर में काम शुरू किया। मगर क्या हुआ 2007-8 में वापस से एक वैश्विक मंदी आई,
और वैश्विक मंदी आई तो वापस से इसी संगठन को उन्होंने कहा नया संगठन बनाने से अच्छा है ये जो संगठन है, इसी संगठन को और ज़्यादा उन्नत कर लिया जाए और ज़्यादा अपडेट कर लिया जाए। और उस अपडेशन में क्या हुआ, ये जो संगठन था ना G20, ये G20 2008 से बन गया भैया शिखर सम्मेलन। क्या बन गया इसमें? शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन का मतलब ये है कि इस संगठन में कौन देशों के कौन पार्टिसिपेट करने लग गए, जो हेड ऑफ द नेशंस होते हैं, जो देश के मुखिया होते हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए। कब से करने लग गए? 2008 से। तो इसके अब वित्त मंत्री और केंद्रीय कैबिनेट जो अपना केंद्रीय बैंक होता है उसके गवर्नर्स की मीटिंग तो होती है, साथ में साल में एक बार किन की मीटिंग होती है? शिखर सम्मेलन के तहत हेड ऑफ नेशंस की, मतलब राष्ट्रों के जो प्रमुख है उनकी मीटिंग होती है। आगे कहानी समझिए, कब से होने लगी है? 2008 से होने लगी। इसको याद रखिएगा। देखिए आगे, अब देखिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ को वापस समझिएगा। यूरोपीय यूनियन, ये जो आपका G20 है, G20 के दो पार्ट हैं शुरू से। दो पार्ट कौन कौन से? एक तो हो गया ये वाला पार्ट, केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रियों का प्रतिनिधि बैठेगा मीटिंग में, और एक जो दूसरा पार्ट है ना, इस दूसरा पार्ट में कौन शामिल होता है दोस्तों? तो G20 में दूसरे पार्ट में शामिल होता है शेरपा। कौन होता है? शेरपा। अब शेरपा कौन होता है? तो शेरपा मतलब हर देश का एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। हर कंट्री का अपना एक व्यक्तिगत रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अभी 2023 है ना, ये 2023 में भारत की तरफ से जो शेरपा है ना, वो अमिताभ कांत है। कौन है? नीति आयोग के पूर्व CEO। कौन? अमिताभ कांत। वो कौन है? अभी भारत के G20 के शेरपा है। मतलब जब भी कोई व्यक्तिगत मीटिंग होगी G20 की, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अमिताभ कांत करेंगे। आगे ना कहानी समझ। तो ग्रुप 20 जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है कि वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स, इनकी मीटिंग, और दूसरा भाग है शेरपाओं की मीटिंग। आगे ना कहानी समझ। ये दो मुख्य इसके पार्ट हो। इसके साथ साथ इसकी एक और मीटिंग होती है जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? इसमें पार्टिसिपेट करता है शिखर सम्मेलन में हेड ऑफ नेशंस। हेड ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रों के प्रमुख। राष्ट्रों के प्रमुख किसी देश का राष्ट्रपति हो सकता है, किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। आगे इन दोस्तों कहानी समझ। ये कब से शुरू होने को लगा है काम? 2008 से। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि सबसे पहले तो ये वर्ल्ड में मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, इस ग्रुप 20 में शामिल कौन कौन है, ये देखना थोड़ा सा ज़रूरी। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी सोल्व हो जाएगी। तो आपको पता है पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं दोस्तों। कितने महाद्वीप हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो 7 महाद्वीप में जैसे अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से शुरू करूँ, तो उत्तरी अमेरिका के 3 प्रमुख देश, ये तीनों प्रमुख देश है ना, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि हमारा अमेरिका, और मैक्सिको। ये 3 देश किससे हैं? उत्तरी अमेरिका से। आप इधर जाओगे, दक्षिण अमेरिका में जाओगे, साउथ अमेरिका में जाओगे, तो सबसे बड़ा देश यहाँ है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के अलावा है अर्जेंटीना। ये 2 देश हो गए। कितने हो गए? 5। फिर आते हैं हम लोग दोस्तों यूरोप में आते हैं। यूरोप में आप देखेंगे, ये आप फ्रांस, ये ब्रिटेन, ये जर्मनी, ये इटली, और ये आपका रूस। कौन सा दोस्तों? रूस कहाँ गया? ठीक है, ये आपका रूस इधर ही है। ठीक है, तो ये कौन? ये आपका ये वाला रूस। सॉरी, कितने हो गए यहाँ पे? 5। कौन कौन हो गया? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस, रशिया। कितने हो गए? 5। साथ में यहाँ पे एक संगठन है, और वो संगठन यूरोपीय देशों का संगठन है, और ये संगठन क्या कहलाता है? यूरोपीय यूनियन। तो 5 तो देश और एक संगठन। कितने हो गए? 6 और 5 11 हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आते हैं भैया एशिया में आते हैं। एशिया से कौन कौन इसका सदस्य देश है? तो देखिए सबसे पहले तो भारत, ठीक है, दूसरा चीन, ठीक, तीसरा आप जाओगे तो भैया ये जापान। कितने हो गए? 3। फिर बात करें सऊदी अरब, ठीक है, फिर बात करें दोस्तों इंडोनेशिया। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। इसके अलावा आप बात करोगे टर्की। कौन है? टर्की। अभी जो टर्की है ना, ये टर्की आधा भाग इसका यूरोप में मानते हैं और आधा भाग इसका एशिया में मानते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसलिए कहाँ आता है टर्की? तो टर्की जो है, जिसको तुर्की भी बोलते हैं हिंदी में, ये जनरली आता है 2 महाद्वीपों में, इसलिए इसको बोलते हैं यूरेशिया। कहाँ आता है? यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया वाले भाग में आता है। आगे ही ना खाने समझे। तो ये जनरली इसको हम लोग एशिया मानते हैं, पर इसका आधा भाग यूरोप में भी आता है, याद रखेगा। तो कितने हो गए भैया यहाँ पे? आप देखो 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 11 और 6, ठीक है। फिर बात करें और देशों की, बात करें कि और इससे रिलेटेड कौन है, ठीक है, और कौन इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर हम इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया खुद इसका सदस्य है। कौन सा देश है इसका सदस्य? ऑस्ट्रेलिया। फिर आप बात करोगे यहाँ पे अफ्रीका से सिर्फ एक ही देश इसका सदस्य है, और वह साउथ अफ्रीका। कौन है दोस्तों? साउथ अफ्रीका। आगे दोस्तों कहानी सब कितने हो गए हैं? काउंट करिए कितने हो गए, है ना। 3 2 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। और एक और सदस्य हमारे यहाँ से इसमें है, और ये हमारे यहाँ से है साउथ कोरिया। कौन है दोस्तों? साउथ कोरिया। तो देखिए यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं ना, ये दोनों, ये आपके कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है ये ऊपर वाला, और नीचे वाला है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी कौन सी है भैया? तो ये है सियोल। कौन सी है? सियोल। आगे ना कहाँ से? तो एशिया से कितने देश हो गए? 7। कितने देश हो गए? 7। ये सब है, टोटल है आपका ग्रुप 20। कौन है ये? ग्रुप 20। आगे ना कहानी समझ में? चलो ठीक है दोस्तों, क्लियर है, वापस तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये ग्रुप 20 के सदस्य देश है, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फटाक से टैली कर लो। उत्तर अमेरिका से कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ठीक है। दक्षिण अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना। यूरोप से 5 देश और एक संगठन है। 5 देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस और यूरोपीय यूनियन। एशिया में आ जाओ, एशिया में 7 देश है दोस्तों। कौन कौन से? भारत, चीन, साउथ कोरिया, जापान, सऊदी अरब और तुर्की, ठीक है दोस्तों। जो आपका अफ्रीका है, इससे कौन है? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। आ गई कहानी समझ में? ये ग्रुप 20 है, क्लियर, ठीक है। अब देखो जोरदार चीज बता, पूरी दुनिया, दुनिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, दुनिया, पूरी दुनिया का जो कुल जीडीपी है, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसके बारे में इकोनॉमी जो हमारी क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। और मतलब पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, इसका है ना, इन देशों में 85% है दोस्तों। कितना है? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीडीपी का कितना प्रतिशत है इन 20 देशों में? 50, 20 सदस्यों में 85%। पूरी दुनिया में जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है, जितना यातायात होता है, जितना परिवहन होता है, वो परिवहन का है ना, परिवहन, जितना परिवहन होता है उसका 70% इन 20 देशों में, 20 सदस्यों में होता है। कितना प्रतिशत होता है? 20। आ गई कहानी समझ, ठीक है। पूरी दुनिया की जो आबादी है ना, पूरी दुनिया की जो आबादी है, उस आबादी का 80% लगभग, कितना प्रतिशत? वो इन 20 में है। आदि कुछ कहानी, मतलब पूरी दुनिया ही तो आ गई। पूरी दुनिया का 80% आबादी इन 20 में है। पूरी दुनिया जिससे चल रही है, जीडीपी से चल रही है, अर्थव्यवस्था चल रही है, उनमें 85% अर्थव्यवस्था का रोल इन्हीं देशों का है। पूरी दुनिया में जो परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि रीढ़ होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, वो इन्हीं देशों में 70%। आई ना कहानी से? तो ये जो संगठन है, ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। आई ना कहानी से? अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसको आप समझ लीजिए। या ये जो मीटिंग है इस साल क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए। हर साल क्या होता है, इसका कोई मुख्यालय नहीं, हर साल क्या होता है, इसका कोई ना कोई अध्यक्ष बनता है, और जो अध्यक्ष बनता है वही इसका सब कुछ होता है, सर्वे सर्वा होता है। आगे कहानी समझ। अब हमारे लिए बहुत जोरदार बात यह है कि इस साल दोस्तों है ना, भारत इसका अध्यक्ष। कौन है अध्यक्ष? भारत। 2023 में G20 का प्रेसिडेंट, G20 का अध्यक्ष कौन है? भारत है। ये तो हमारे लिए बहुत जोरदार बात है। आ गई ना कहानी समझ? G20 का अध्यक्ष कौन है? 2023 में भारत। आ गई कहानी समझ में? ठीक है दोस्तों। अब G20 का अध्यक्ष है भारत 2023 में। तो भारत ने एक थीम रखी, इस थीम क्या रखी है, बहुत जोरदार थीम है, आपने कभी सुनी हो। ये थीम जो है ना इसकी, वो है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है दोस्तों? वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम जो है ना, इसका मतलब होता है कि सारा जो विश्व है वो हमारा एक परिवार है। सारा विश्व क्या है? एक परिवार। और इसी के आधार पर अंग्रेजी में थीम क्या है? तो अंग्रेजी में थीम है, याद रखिएगा, परीक्षाओं में आती है, आएगी डेफिनेट, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आ गई कुछ कहानी समझ में? वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। किसकी थीम है ये? G20 2023 की। किसके ऊपर आधारित है ये? भारत के ध्येय वाक्य, भारत का जो वाक्य वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। तो देखिए ना, वन वर्ल्ड, एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य। आगे कहानी समझ। तो ये भारत को मिली थी। अब हो क्या रहा है, भारत इसका अध्यक्ष बन गया 2023। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत इसका अध्यक्ष है, हर तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने बताया दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है G20, सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि मैं क्यों है, मैंने आपको बता दिया उसका रीज़न। पूरी दुनिया के, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से, कि पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। इन 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ को अध्ययन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये भी याद रखिएगा। परीक्षाओं में अगर आप वैश्विक स्तर का पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई खबर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, करंट में पढ़ रहे हैं, चाहे आप इतिहास देख रहे हैं, भूगोल देख रहे हैं, तो याद रखें 80% जो प्रश्न आते हैं ना, वो इन्हीं 20 जगहों से आते हैं। मतलब आपसे बोले कि इस महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, इस महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, आ गई ना कहानी समझ। तो आप ये वैसे भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो ये सब सार्वभौमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संगठन याद रखेगा। G20 का अध्यक्ष बन गया भारत 2023 में। अब जब भारत इसका अध्यक्ष बना दोस्तों,
तो जिसका दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि देखो कौन इसका अध्यक्ष नहीं है। G20 जो हमारी समिट है, जो संगठन है, इसका अध्यक्ष कौन नहीं है? तो इसका अध्यक्ष नहीं है ये नापाक पाकिस्तान। आ गई ना? तो इससे खलबली हो रही है, इसका दिमाग खराब हो रहा है, भयंकर दिमाग, क्योंकि संगठन का सदस्य नहीं है, भारत के पास इसकी अध्यक्षता है, हर देश भारत की तरफ देख रहा है, हर देश जुड़ रहा है भारत से, तो इसका दिमाग खराब हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, पागल हो रहा है शुरू से। अब उस पागलपन में क्या हो रहा है कि देखिए एक चीज़, भारत जब इसका अध्यक्ष बना तो इसकी कई सारी मीटिंग्स हो रही है, कम से कम 25 के आसपास मीटिंग होना है कि साल भर में कितनी मीटिंग्स हो रहा है? 25। कुछ मीटिंग्स मैं आपसे बताता हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ये क्या है, ये कौन सी मीटिंग है? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। काय की मीटिंग है? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। इसी प्रकार की अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि भैया एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है, तो ये हुई हमारे इंदौर में। कहाँ हुई है? इंदौर में हुई है। ठीक है। कल्चरल वर्किंग ग्रुप किसकी भैया? कल्चरल वर्किंग ग्रुप। तो कल्चरल जो वर्किंग ग्रुप है इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है हमारे खजुराहो में। कहाँ हुई है? खजुराहो। ऐसे करके भारत के अलग अलग शहरों में एक मीटिंग उदयपुर में हुई है, एक वाराणसी में हुई है, एक लखनऊ में हुई है। कुछ हारी कहानी सुनी? तो अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शहरों में इसकी मीटिंग्स हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ये जो संगठन था ना दोस्तों, शुरुआत में ये संगठन सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड था? वित्त से, फाइनेंस से। शुरुआत में फाइनेंस से रिलेटेड था, मगर 2008 के बाद ये कैसा संगठन बन गया? हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? शिखर के जो लोग हैं देशों के, है ना। तो ये परिवहन के सेक्टर में भी काम कर रहा है, ये शिक्षा के सेक्टर में भी काम कर रहा है, अब ये कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक सेक्टर में भी काम कर रहा है ना। अब ये युद्ध के सेक्टर में भी काम कर रहा है, अब ये शांति के सेक्टर में भी काम कर रहा है। आ रही नहीं कहानी समझ? अभी ऊर्जा के सेक्टर में काम कर रहा है, हर सेक्टर में काम कर रहा है। इसलिए हर टाइप के लोगों के मीटिंग होना इसके सदस्यों की जरूरी है। आगे ना कहानी समझ? भारत चूंकि इसका अध्यक्ष है, इसलिए इसकी इस साल की तमाम मीटिंग्स कहाँ आयोजित हो रही है? भारत के अलग अलग शहरों में। आगे क्यों नहीं? अब पाकिस्तान का और दिमाग खराब है। क्यों दिमाग खराब? क्योंकि जब बात आई कि भैया G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होनी है, किसकी बैठक होनी है? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। तो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत ने कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया? तो ये आयोजित करने का फैसला लिया दोस्तों श्रीनगर में। कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया? टूरिज्म यानी कि पर्यटन वर्किंग ग्रुप की बैठक का फैसला भारत ने कहाँ लिया? कहाँ होगी? पाकिस्तान का और दिमाग खराब, क्योंकि जिस कश्मीर को वो अपना बताता है, उस कश्मीर में आज थप्पे से भारत क्या कर रहा है? सारे देशों को बुला के पार्टी कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। आई कि नहीं कहां से? उनको कश्मीर की खूबसूरती से परिचय करा रहा है कि देखो ये हमारा कश्मीर, ये हमारा कश्मीर, ये भारत का कश्मीर। तो उसका तो दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि लगभग 30-35 सालों बाद भारत के कश्मीर में या घाटी में या वैली में पहली बार कोई इतने बड़े स्तर का कोई प्रोग्राम हो रहा है। आइए कुछ कहानी से। और कश्मीर की देखिए सूरत ही बदल गई है, क्या जोरदार कश्मीर बन गया ये देखिए। मतलब ये सारी चीज़ें, ये कश्मीर है हमारा। वेलकम G20। ठीक है। ये देखिए, ये जब शुरुआत हुई वसुधैव कुटुंबकम के साथ इन लोगों ने प्रोग्राम्स, वहाँ के लोगों ने इसको प्रेम किया। ये महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि G20 की जो मीटिंग है पर्यटन वर्किंग ग्रुप की, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की, ये श्रीनगर में आयोजित हो रही है। अब जब ये पता चला पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के देश को जब पता चला कि भाई यहाँ पे मीटिंग हो रही, श्रीनगर मीटिंग हो रही, तो दिमाग खराब हो गया। इनने वहाँ के लोगों को पर्सनल मैसेज भेजना शुरू कर दिया, भैया अगर तुमने यहाँ सपोर्ट करा, ये करा, वो करा तो मार देंगे। इन्होंने वहाँ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर दिया, टेररिज्म एक्टिविटीज़ को बढ़ाना शुरू कर दिया, हर तरह की चीज़ कर दिया। हमारा जो सरकार है, हमारी सरकार के बाद जो हमारी जो सेना है, इसने इतने टफ तरीके से वहाँ पे मोर्चा संभाला कि वहाँ के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा राज्य सपोर्ट कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश वो पूरा सपोर्ट कर रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और बेहतरीन तरीके से मीटिंग हो चुकी है वहाँ पे। कौन सी वाली? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। और हमने हमारी तरफ से पूरी दुनिया को परिचय करा दिया कि भैया देखो ये है हमारा कश्मीर, ये है हमारी घाटी, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक प्रोग्राम यहाँ पे करा दिया। आइए ना कहानी समझ। तो यहाँ पे पाकिस्तान का दिमाग खराब है दोस्तों, पाकिस्तान का दिमाग खराब है कि ये इनने यहाँ पे क्या करा। आ गई ना कहानी समझ में? ये दिमाग खराब है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसको आप याद रखिएगा। कहाँ हुई है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक? कहाँ हुई है? अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो उपराज्यपाल हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान अलग अलग टाइप की प्रतिक्रिया दे रहा है। जब से ये मीटिंग हो रही है, जब से यहाँ पे हो रही है इस टाइप की मीटिंग, तब से वहाँ की मीडिया में अलग चलक अनशन, कुछ तो भी बयानबाजी, कुछ तो भी टिप्पणी, तीखा का टिप्पणी कर रहे हैं। अभी मीटिंग के लास्ट डे, कल मीटिंग कंप्लीट हुई है परसों, इसमें लास्ट डे जो उपराज्यपाल हैं, जो LG हैं, गवर्नर हैं मनोज सिन्हा कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी रोटी की व्यवस्था कर ले,
रोटी की व्यवस्था कर ले, उसके बाद फिर ये हमारे मुद्दों पे झांकना, हमारी तरफ झांकना। आई कि नहीं कहानी समझ? तो बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया दोस्तों, है ना। जो हमें करना है वो तो हम करेंगे और कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम कर लो, सही है कि नहीं बात? ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए वापस से आते हैं। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? और G20 की सारी तमाम बातें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। तमाम बातें मैं G20 की बता चुका हूँ, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, अगले चीज़ की बात करते हैं कि देखिए शिखर सम्मेलन कब होना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। शिखर सम्मेलन कब होना है? तो ये जो शिखर सम्मेलन है ना, ये होना है आपका, जो शिखर सम्मेलन है, ये शिखर सम्मेलन कब होना है? तो याद रखिएगा, ये होना है आपका 9-10 सितंबर। कब होना है? 9-10 सितंबर 2023 को। कहाँ होना है? तो ये होना है दोस्तों, याद रखना, G20 का ये होना है दिल्ली में। कहाँ होना है? दिल्ली में। आगे की कहानी समझ। भारत के G20 के सदस्य देशों की मीटिंग में जो राष्ट्राध्यक्ष पार्टिसिपेट करेंगे, जो शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा दोस्तों? दिल्ली में। कब होगा? 9-10 सितंबर, ठीक है, याद रखिएगा। उससे पहले जो छोटी छोटी सी मीटिंग्स हो रही हैं, ये मीटिंग्स कहाँ कहाँ आयोजित हो रही है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में पर्यटन जो टूरिज्म जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है? श्रीनगर, याद रखिएगा। 1 वर्ल्ड 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ना तो GDP से ये आपको G20 से रिलेटेड मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, याद रखिएगा। ये श्रीनगर है, ये घाटी का क्षेत्र है हमारा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों मोबाइल तो सभी लोग चलाते हैं, इंटरनेट से सभी लोग कनेक्ट हैं, इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं जो काम करते हैं अपने अपने सेक्टर्स के। तो यहाँ पे हमारे पास 4 लोग हैं, देखिए 4 लोग हैं। इन 4 लोगों में से अगर बात करें कि किसे इसका अध्यक्ष चुना गया है, ये अगर बोले तो हम, तो देखिए निखिल आडवाणी। तो याद रखना, ये जो है ना, ये फिल्म डायरेक्टर है दोस्तों, वैसे याद रखेगा। अश्नीर ग्रोवर, इसने एक फ़ोन पे टाइप का, पेटीएम टाइप का एक एप्लीकेशन शुरू किया था, आपको याद हो तो, पेमेंट एप्लीकेशन था ये था भारत पे, ये याद रखिएगा, भारत पे। हर्ष जैन, ये काम का है। क्यों काम का है? क्योंकि इसका अध्यक्ष यही बना है, ठीक है। काम का कौन है ये? तो भैया आपने एक टीम आपने सुना होगा क्रिकेट में, तो खासकर ड्रीम 11, क्रिकेट में आती है ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 का जो CEO है, जो को फाउंडर है, जो सह संस्थापक है, वो कौन है? हर्ष जैन। तो याद रखिएगा, हर्ष जैन इसका अध्यक्ष चुना गया है, अभी याद रखना, ड्रीम 11। फिर अनंत अंबानी, ये तो पता ही आपको, मुकेश अंबानी के लड़के हैं और रिलायंस से रिलेटेड है, वैसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें देर नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? हर्ष जैन को चुना गया है। हर्ष जैन किसके CEO हैं? ड्रीम 11 के CEO हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी और लोगों के बारे में भी बता दिया है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, PM मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? देखो झुकी गए पूरी तरीके से, है ना, कि बापू, ठीक है, याद रखना। तो महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया है मोदी जी ने, कहाँ किया है, ठीक है। तो दोस्तों कहाँ क्या है? तो अभी अगर आपको पता हो, एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बहुत सारे इस सप्ताह का जो करंट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि मोदी जी की यात्रा के बारे में अगर आपको पता है कि मोदी जी कहाँ कहाँ गए थे, अभी कुछ 6 दिन की यात्रा पे गए थे कुछ देशों की, अगर वो पता है, आखिर में बात करेंगे इसके बारे में और कई सारा करंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसका उत्तर है दोस्तों हिरोशिमा। कौन सा? आपको पता है हिरोशिमा में दुनिया में पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, कब? 6 अगस्त 1900 हिरोशिमा पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। अब परमाणु बम गिराया तो आकलन किया जाता है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग मारे गए थे इस परमाणु बम के विस्फोट के कारण। तो 1.5 लाख लोग मारे गए। तो सोचो आप, और ऐसा कहते हैं कि जेनेटिकली भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे, डिसीज़ हुए थे। जेनेटिक डिसीज़ की वजह से वहाँ की जो संतान है वो अब भी कई बार डिसेबल पैदा होती है, विकलांग पैदा होते हैं वहाँ के बच्चे वगैरह है। तो क्या है कि कुल मिला के ये कि वो सबसे अशांत शहर अगर देखें हम, तो अशांत शहर कौन सा है? हिरोशिमा। क्यों अशांत है? क्योंकि वहाँ पे परमाणु बम की जो विभित्सका है वो झेल चुका है। कौन झेल चुका है? हिरोशिमा, है ना। तो हमारे जो बापू हैं ये काय की बात करते हैं हमेशा? शांति, सत्य, अहिंसा की बात करते हैं। सत्य, अहिंसा, अहिंसा का मतलब ही शांति से, है ना। तो मोदी जी ने जो चुनाव करा इस प्रतिमा के अनावरण का, वो किस शहर में करा है? हिरोशिमा। आगे नकार इस, ठीक है, याद रखिएगा, हिरोशिमा में इसका अनावरण किया है। लगभग 42 इंच ऊंची ये प्रतिमा है। और इसके अलावा अगर बात किया है तो हमारे भारत के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर जिसने सरदार वल्लभ भाई का स्टेचू बनाया है, जिसने और भी कई सारे स्टेचू बनाए हैं, कौन? रामजीवन सुतार, है ना, कर चुका हूँ, रामजीवन सुतार, ये भाई साहब, इन्होंने ही ये प्रतिमा भी बनाई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, PM मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? किसमें किया है? हिरोशिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा? ठीक है, तो किस शहर में करेगा?
नया वाणिज्य दूतावास, यानी कि इन विच सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया विल सेट अप अ न्यू कॉन्सुलेट। तो जो नया कॉन्सुलेट है, जो नया दूतावास, आपको पता है अलग अलग जगहों पे कॉन्सुलेट होते हैं ताकि हमारे जो भारत के दूत हैं, जो एम्बेसडर हैं, वो उस जगह पे बैठ सके और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो लोग अपनी समस्याओं को उनको बता सके, क्योंकि वहाँ से समस्याओं को बताने अगर भारत आएंगे प्रधानमंत्री जी को तो बहुत समय जाएगा। तो वहीं के वहीं हम क्या करते हैं, दूसरे देशों में अपने दूतावास यानी कि कॉन्सुलेट स्थापित करते हैं। हर देश, हम दूसरे देश हमारे यहाँ पे करते हैं, हम दूसरे देशों में करते हैं, जहाँ भी संबंध हमारे बेहतर होते हैं या संबंध हमें बेहतर और ज़्यादा बनाने होते हैं। ठीक है, तो अभी अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे नया बनाना है, तो देखिए क्या है, मार्च के आसपास एक संगठन था, आतंकवादी संगठन है, प्रतिबंधित है भारत की तरफ से, और वो है खालिस्तान। आपने नाम सुना। तो खालिस्तानियों ने क्या करा था, इस एक जो दूतावास था हमारा एक शहर में ऑस्ट्रेलिया के, और शहर का नाम है ब्रिस्बेन। कहाँ पे दोस्तों? ब्रिस्बेन में एक दूतावास को तोड़ने का, बंद कराने का काम किया था। अभी मोदी जी गए, इनने बोला कि वापस से जो है दूतावास चालू होगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके का दूतावास बनेगा और यहाँ पे चालू होगा। कहाँ चालू होगा? ब्रिस्बेन। आ गई ना कहानी समझ में? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया किस शहर में भारत नए वाणिज्य दूतावास को शुरू करने वाला है? ब्रिस्बेन में। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिस्बेन किसका शहर है, किस देश का शहर है? ऑस्ट्रेलिया का। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों को जोड़ेगी? ठीक है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वंदे भारत के बारे में अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत, कि वंदे भारत ट्रेन जो है ना, इसको क्या नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं ट्रेन 18। शुरुआत में इसको क्या बोला गया था? ट्रेन 18 बोला गया था, है ना, क्योंकि 2018 से ये शुरू हुई है चलना, पटरी पे चलना, दौड़ना। 2000 पहले ही परिचालन इसका 2019 में हुआ, और शुरुआत उसका स्टार्टिंग शुभारंभ कहाँ हो गया था? 2018। तो इसको ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। ये जो ट्रेन है ना वंदे भारत, ये भारत की बहुत सबसे जोरदार प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये सबसे जोरदार प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों प्रोजेक्ट है जोरदार ये, इसको भी आप याद रखिएगा। क्योंकि क्या है, जो ट्रेन 18 है यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, सबसे पहली चीज मेक इन इंडिया, भारत में निर्माण होने वाली स्वदेशी जो ट्रेन है वो कौन सी है? इसका जो निर्माण हुआ है ना, ये हुआ है ICF। क्या है ICF? तो ये है भैया क्या आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्या है दोस्तों? ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है ये? तो ये है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई। इस ट्रेन का निर्माण कहाँ हुआ? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। आगे कहानी समझ। इसको ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं, अभी इसको वंदे भारत बोलते हैं। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो यही है ना। इनकी जो गति है, अभी ये चली तो 180 किलोमीटर के ऊपर निकल गई थी, मगर एवरेज इसका लिया है 160 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड ली है इसकी? 160 किलोमीटर। ये परियोजना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सरकार का इसमें लक्ष्य लगभग 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का। कितना? 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का पूरे भारतवर्ष। जोरदार ट्रेन है, शानदार। इसके जो अंदर का जो पूरा GPS से ट्रे के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। अंदर पूरा वाईफाई कैंपस है पूरा का पूरा, मतलब बहुत जोरदार ट्रेन इसको बनाया गया है ना। भारत अभी भोपाल से दिल्ली के बीच भी चल चुकी है ये ट्रेन। ठीक है, याद रखिएगा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कहाँ चली है? तो याद रखना दिल्ली से देहरादून। कहाँ के बीच चली है ये? दिल्ली से देहरादून के बीच इसकी शुरुआत हुई है। मतलब उत्तराखंड के लिए पहले, उत्तराखंड के लिए राजधानी कौन सी उत्तराखंड की? तो देहरादून को किससे कनेक्टिविटी दी है? दिल्ली। आ गई ना कहानी सन, ये याद रखेगा। तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों से शुरू हुई है? जोड़ेगी, दिल्ली को जोड़ेगी देहरादून से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इसको आप याद रखेगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसका निर्माण कहाँ किया गया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का। ये प्रश्न आता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कहाँ है? चेन्नई में। इसको आप याद रखेगा। वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, जो ट्रेन है, इसको पहले किस नाम से जानते थे? इसको ट्रेन 18 के नाम से जानते थे। और लगभग भारत में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का है विचार सरकार का? 400। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। IPL फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है? आपको पता है भैया IPL का मतलब क्या है? IPL का मतलब क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये तो पता ही है सभी को, कई बार इसकी पहले भी बात कर चुके हैं। IPL की, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई थी इसकी? वेरी गुड। कब हुई थी शुरुआत?
2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। बीसीसीआई के अंडर में ये ट्रॉफी होती है आईपीएल की, याद रखिएगा। बीसीसीआई जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर और भारत का क्रिकेट क्लब है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बीसीसीआई ने इसकी शुरुआत की 2008 से। अभी ये जो आईपीएल हो रहा है, अपना आईपीएल जो है, कौन सा आईपीएल कौन सा है, 2023। तो ये जो आईपीएल 2023 हो रहा है, इसमें कुल कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है? टीम्स कितनी है इसमें? कितनी पहले कर चुके? 10 टीम, है ना। और इसमें आईपीएल में आपको पता, कई सारे प्रश्न पे हम बहुत पहले बात कर चुके हैं सारिक सर, कि कितनी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जीतने का किसका है? मुंबई इंडियंस। कितनी बार? 5 बार जीतने का रिकॉर्ड है ना। अभी इसमें कितनी टीम है? 10 टीमें इसमें है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो अभी 10वीं बार एक टीम है जो फाइनल में पहुंच चुकी है। कौन पहुंच चुकी है? चेन्नई सुपर किंग्स पहुंच चुकी है फाइनल। कौन सी बार पहुंची है? 10वीं बार फाइनल पहुंची है। तो ये रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। इसका चाहिए पहुंच चुकी है। इसका फाइनल कब होना है? इसका फाइनल होना है आज यानी कि 28 मई को। अच्छा, एक और कौन टीम पहुंच गई है? गुजरात पहुंच गई है ना। कल हुआ था शायद मैच, है ना। तो कौन पहुंच गई है? गुजरात, यानी कि जीटी, गुजरात टाइटंस। तो है ना, जीटी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग का आज मैच होना है, ठीक है। फाइनल होना है। हालांकि ये वीडियो जब तक अपलोड होगा तब तक फाइनल हो चुका होगा, क्योंकि कल आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। अगली तरफ से आपको कौन लगता है कौन जीतेगा दोनों में से? चेन्नई। तो तुम वो ड्रीम 11 टीम में नहीं बनाते? कौन बनाता है तुम में टीम में? गुजरात जीतेगी, ठीक है भैया। गुजरात पे बड़ा शोर है। हमारी लड़कियाँ, हार्दिक पांड्या, चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया, यहाँ मत लड़िए। चेन्नई और गुजरात कौन जीतेगा? आप लगभग 10 से 11 बजे रात को फ़ोन लगाना मेरे को, बता दूंगा कौन जीत रहा है। क्या 11:30? हाँ, वही 10-11 बजे लगाओगे, उठाऊंगा नहीं जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? त्रिपुरा, है ना। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, जो उत्तर पूर्व राज्य हैं, उनमें से एक बड़ा ही सुंदर राज्य है त्रिपुरा हमारा, है ना। तो त्रिपुरा ने अपने पर्यटन के लिए, पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के किसी को चुना है। और यहाँ पे 4 नाम है: सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग। किन्हें चुना है ये बात, है ना, याद करते हैं इनको किन्हें चुना है। मगर उससे पहले त्रिपुरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया त्रिपुरा का सीएम बताइए, बताएंगे? कौन है सीएम? है नहीं पता? अच्छा, ये है त्रिपुरा के जो सीएम है, इनका नाम है माणिक साहा। क्या नाम है? माणिक साहा। सुना ही नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से। त्रिपुरा उधर नॉर्थ ईस्ट की कम सुनने में आती है मुझे चीज़। माणिक साहा ये वहाँ के सीएम, ठीक है, याद रखें। एक लंबे समय तक वहाँ पे त्रिपुरा में एक राजवंश ने शासन किया है, माणिक्य। कौन सा राजवंश था ये? माणिक्य, ठीक है। माणिक्य राजवंश ने वहाँ पे शासन किया है त्रिपुरा में, ठीक है। बाद में ये भारत में मिल गया। भारत में मिलने के इस राजवंश ने सिफारिश की, और भारत में जब देश आज़ाद हुआ तो ये भारत में मिल गया। त्रिपुरा आज भारत का एक अच्छा राज्य है। वहाँ के सीएम वर्तमान माणिक साहा है। और पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो कई सारी पर्यटन की चीज़ें हैं। अगर आपको पता है क्या है तो आप बता सकते हैं, और जो देख रहे हैं वो लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि त्रिपुरा के कोई भी पर्यटन स्थल जो आपने सुना। मैं आपको एक आध चीज़ के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, त्रिपुरा में जो जोरदार चीज़ है पर्यटन के लिए, उनमें से एक है, आप देखिए, एक वहाँ पे एक नीर महल है। नीर महल, पर्यटन की दृष्टि से बताओ, नीर महल। दोस्तों बस इतना कहूँगा कि ये जो महल है ना, नीर महल, नीर मतलब पानी होता है, जल महल। भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, इस पूरे उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा महल है जो यहाँ है त्रिपुरा में। आगे कहना, किला नहीं, फोर्ट नहीं, महल। महल और किले में अंतर होते हैं, बता चुका हूँ आपको, मध्य प्रदेश पढ़ाया था तब। आगे ना कहानी समझ, तो ये महल है, नीर महल, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे बात करें तो देखो, एक राष्ट्रीय उद्यान है, बड़ा ही रट लेना भैया, आते हैं इस प्रकार के नेशनल पार्क। पता है क्या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे? किसी को बताओ, बताओ भैया। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बाइसन, बाइसन नेशनल पार्क, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ है?
त्रिपुरा। और सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से और हमारी धार्मिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण क्या कि भैया यहाँ पे है ना त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। कौन सा मंदिर है? ऐसा कहते हैं कि भारत में शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ, हालांकि कुछ जनरली 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, मगर एकाध ग्रंथ ऐसे भी हैं जो एक और बताते हैं, मतलब 52 शक्तिपीठ बताते हैं। सामान्य तौर पे 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, कुछ जगहों पे 52 का भी उल्लेख है। तो ये जो 51-52 शक्तिपीठ है हमारे, ये क्या है आपको पता है? जब माता सती हो गई थी, या सती माता जब जल गई थी, तब भगवान शंकर उनको लेके चारों तरफ घूमे थे, ऐसा कहा जाता है, और वो घूम ही रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के हिस्सों को अलग कर दिया था। क्यों अलग कर दिया था? क्योंकि अगर शरीर अलग नहीं होता तो वो उनके विलाप में ही, तो उनके शरीर के कितने हिस्से हुए इस प्रकार से? 51, कुछ ग्रंथों के अनुसार 52। तो माता सती के जो सीधा दाहिना पैर है, उस दाहिने पैर का अंगूठा जिस जगह पे गिरा वो था ये त्रिपुरा। त्रिपुरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। आगे कहानी से सती माता का जो अंगूठा गिरा वो यहाँ आगे ना कहानी से दाहिने पैर का। तो 52 शक्तिपीठों में से 51 शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर, एक शक्तिपीठ भारत का त्रिपुरा में है, याद रखिएगा। तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत जोरदार चीज़ें हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमें पता भी तो चलनी चाहिए। अब पता कब चलेंगी? जब कोई इसका ब्रांड एम्बेसडर होगा, कोई इसका प्रचार प्रसार करेगा। इसी वजह से त्रिपुरा का जो पर्यटन विभाग है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर टूरिज्म का किसे चुना है? इसे चुना है, यह सौरभ गांगुली। किसको चुना है? आ गई कहानी समझ में दोस्तों, ताकि ये भाई साहब इसका प्रचार प्रसार करे कि हमारे यहाँ पे बहुत जोरदार चीज़ें हैं, आओ देखो घूमो। आई कि नहीं कहानी समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न याद रखिएगा, बढ़िया चीज़ है। अगले प्रश्न, अच्छा और कोई चीज़ आपको पर्यटन की दृष्टि से याद आती है त्रिपुरा की तो बताइएगा कमेंट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे इस वर्ष कब मनाया जा रहा है? अच्छा प्रश्न है, इस वर्ष कब मनाया जा रहा है? कब मनाया जाता है ये प्रश्न नहीं है, कब क्या है? इस वर्ष कब मनाया जा? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो दिवस है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, ये हर साल मई के 3rd फ्राइडे यानी कि तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अब मई में भैया तीसरा शुक्रवार कब आया? कब आया? 19 मई। ठीक है, मतलब इस दिवस की डेट जो है वो फिक्स नहीं है। हर महीने मई का जो तीसरा शुक्रवार होगा उस दिन क्या मनाया जाएगा? नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, मतलब कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। मतलब कि क्या? जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियां जो भारत में खतरे में हैं, जो खत्म होने की कगार पे, जो बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी हैं, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना? चलिए कमेंट में बताओ और आप लोग भी बताओ भैया कौन कौन सी प्रजातियां जानवरों की ऐसी हैं जो आपको पता है कि बिल्कुल एंडिंग पे है, भारत में पाई जाती थी मगर अब इनका अस्तित्व बहुत समाप्ति की ओर है। अगर इन पे थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं दिया तो ये खत्म ही हो जाएंगे, फिर पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। क्या भावना? मगरमच्छ? और नरे ही तो हैंगे मगरमच्छ। अरे भगवान, मगरमच्छ बता रहे हो, बताओ मोड़ी। चलिए बता, कौवा, जिराफ। अबे इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात हो रही है, जू के जानवरों की बात नहीं हो रही है, चिड़ियाघर के। कौवा, जिराफ, मगरमच्छ, इन जानवरों से बाहर भी तो हिटो कुछ। चलो मैं बता देता हूँ, 1-2 में बता देता हूँ, बाकी आप देखो। एशियाटिक लोयन, एशियाई सिंह, वो बब्बर शेर जिसे हम बोलते हैं, एक ही जगह मिलता है भैया। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर के जंगलों में। कहाँ पे? गुजरात। अभी लगभग 600 के आसपास बचे हैं ये। कितने बचे? और ये ख़त्म हो गए ना तो दिखने बंद हो जाएंगे, सिर्फ फोटो और वीडियो में ही दिखेंगे। आगे कहाँ सर? एक जोरदार चीज़ बताता हूँ और आप बोलोगे हाँ सलमान खान ने किन्ने मारी हो? ऐसा कह नहीं कि केस चला था सलमान के ऊपर। किसको मारने केस चला था? काले हिरण को। किसको? तो उसको बोलते हैं ब्लैक बक। क्या बोलते हैं भैया?
ब्लैक बक यानी कि काला हिरण मारने पे इतना विवाद क्यों हुआ था? इसलिए नहीं हुआ था कि सलमान खान ने मारा, इसलिए हुआ था कि ये पहले ही डेंजर्ड में है, इसकी क्वांटिटी वैसे ही कम है, काला हिरण वैसे ही कहीं नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है। आई कि नहीं खान, वाह और मार रही हो, जो चीज़ पहले ही खत्म हो रही है। अरे मैं हूँ कहीं की डब्बी रख के वहाँ चला ले तो बंदूक, जो चीज़ खत्म हो रही उसे मारने की ज़रूरत है। आई कि नहीं कहा, तो वो केस चला था उसके ऊपर ब्लैक बक। तो याद रखना, काला हिरण यानी ब्लैक बक, ये भी डेंजर्ड में, बहुत खतरे में है, याद रखेगा ये। और भी हैं ऐसी, याद रखेगा, और भी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं। 1-2 मैंने आपको बता दिए इंडेंजर्ड, है ना, ठीक है। आपके पास टास्क है ये 5 करने हैं, इसको 2 तो मैंने बता दी है, 3 और बताना भारत में जो खतरे में है, जो स्पीशीज़, जो प्रजाति किसी जानवर की, बताइएगा। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे कब मनाया जाता है? मई के तीसरे फ्राइडे को, तीसरे शुक्रवार को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ गए, मोदी जी मान ही नहीं रहे, 2-3 बार पहले हो चुके हैं, वापस आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये ऑप्शंस में से बताइए भैया, किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल सही जवाब, किससे किया गया भैया? फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा, फिजी देश। तो दोस्तों मैं, है ना, आगे जाने से पहले आपको एक जोरदार चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला था कि इस पूरे करंट में हमें 2 टॉपिक मेन मिलेंगे। एक तो मैं पूरा स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, G20 ग्रुप 20, एक दूसरा मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ समझिए। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं 6 दिवसीय यात्रा पे गए थे 3 देशों की। कितने देशों की? 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पे गए। और ये 3 देश कौन कौन से जिनकी 3 दिवसीय यात्रा पे गए? तो भैया इसमें जो है ना, सबसे पहले तो कलर सही ले लो ताकि सही दिख जाए वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें भैया, जापान। कौन से देश की यात्रा पे गए? जापान से उड़ते यहाँ पहुँचे। ये देश है पापुआ न्यू गिनी। कौन सा देश है ये? पापुआ न्यू गिनी। मैं मुंह सही बना ले तेरा, पापुआ न्यू गिनी देश का नाम ऐसे ही मैं क्या करूँ, मुझे कर रहा। पहला जापान, दूसरा और जो तीसरा है भैया ये है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? अब मजेदार चीज देखो भैया, जापान में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया, अभी पढ़ा। कौन सी शहर में? हिरोशिमा में। आ गई कहानी समझ। ऑस्ट्रेलिया में नया दूतावास, नया कॉन्सुलेट खोलने की बोली कौन से शहर में? ब्रिस्बेन में। कौन से शहर में? आ गई ना कहानी। 2 करंट के बिंदु हो गए। इसी एक 6 दिन की जो यात्रा थी। अब प्रश्न आता है, प्रश्न ये भी आते हैं परीक्षाओं में, 2 प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में कितने दिवसीय विदेश यात्रा पर गए? दूसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में 6 दिवसीय यात्रा के दौरान किन किन देशों में गए? जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। आया मज़ा? कहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया? क्लियर? अब देखो यहाँ तो क्या किया, यहाँ क्या किया, समझ आ गया। ये है बीच में क्या? पापुआ न्यू गिनी। अब भैया सबसे जोरदार चीज़ कि जब यहाँ गए ना पापुआ न्यू गिनी, तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री था, देखा होगा, सुना होगा टीवी पे, मोदी जी के पाँव छू लिए। आई कि नहीं कहानी समझ में? तो कहीं ना कहीं भारत की ताकत तो सिद्ध हो रही है पूरी दुनिया में, है ना। तो देखो पापुआ न्यू गिनी महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण फिर भी फिजी का क्यों बना? फिजी का इसलिए बना क्योंकि भाई साहब है ना, जब ये यहाँ गए पापुआ न्यू गिनी, तो पापुआ न्यू गिनी देश ने तो सर्वोच्च सम्मान दिया ही दिया, इसने तो दिया सर्वोच्च सम्मान। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ एक यहाँ देश है पास में ही, फिजी। कौन सा? फिजी अपना सर्वोच्च सम्मान लेके भी यहीं आ गया, पापुआ न्यू गिनी में ही। भाई साहब ये हमारा भी सर्वोच्च सम्मान धरो। मजेदार चीज एक और है यहाँ पे, रिपब्लिक ऑफ कहाँ गया? पलाव। रिपब्लिक ऑफ पलाव ये भी पहुंच गया, अल्बा करके एक अवार्ड लेके ये भी दे दिया। मतलब पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी कितने अवार्ड मिल गए? 2 देशों के सर्वोच्च सम्मान और एक देश का दूसरा। आ गई ना कहानी समझ? तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब एक प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचा है, पापुआ न्यू गिनी पहुंचा, दूसरे देशों के लोग सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। आई कि नहीं कहानी समझ? ये हमारी ताकत है। G20 का अध्यक्ष है भारत अभी, है ना, याद रखेगा। इसके अलावा और भी चीज़ों का भारत अध्यक्ष, इसके साथ साथ जो है अभी भारत का लोहा चल रहा है भैया, सुन रहा है, सब बात मान रहे हैं, ठीक है, याद रखेगा। अभी अमेरिकी कांग्रेस ने सिफारिश की
नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है भारत को। कौन सा दर्जा? नाटो प्लस। करंट में अगले सप्ताह अपन पढ़ेंगे इसके बाद। नाटो प्लस का दर्जा। भारत के जलवे चल रहे हैं और चलेंगे अब तो, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये पूरी याद रखा। कितने देशों के ट्रिप पे गए? 3 देशों। पहला पापुआ न्यू गिनी और तीसरा, एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा, तीनों प्रशांत महासागरीय देश हैं। तीनों के तीनों प्रशांत महासागरीय देश हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। मज़ा आया कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा ये, और ये ना, ये जो फोटो दिया मैंने, ये पापुआ न्यू गिनी वाले हैं। कौन है ये? सॉरी, ये वो आपके फीजी वाले, पापुआ न्यू गिनी वाले हैं। कौन है ये? पापुआ न्यू गिनी। और यहाँ पे क्या लिखा है? फीजी। तो पापुआ न्यू गिनी का भी है इसी प्रकार के, वहीं बैठ के दिया है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट ही है, गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? है ना, गोवा से पर्यटन को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने करे हैं भैया हस्ताक्षर इनमें से? तो अगर आप इनको जानते हो, उत्तराखंड, बिल्कुल सही जवाब। किसने किया भैया? है ना, धामी जी हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। ठीक है, याद रखेगा। तो देखो, भारत के ये दिख गया, कहाँ दिख गया? ये है, ये दिख गया उत्तराखंड। वाह, ये तो गजब ही है यार। देखा कितना होनहार स्टूडेंट है वो, उसने वहाँ से टीम दिया है। ताड़ने में नंबर 1 है। क्या क्या ताड़ता रहता होगा दिन भर? तो वो क्लियर दिख रहा है। वो पूरी क्लास में 100 लोग क्लास में यही दिखा है। अच्छा, प्रियस को दिख गया था पहली बार, ऐसा हुआ प्रियस को दिख गया पर प्रियस बोला नहीं। वेरी गुड प्रियस, ये अच्छे स्टूडेंट की एक क्या बोलते हैं उसको? हाँ सही बात, सामने ही उसमें क्या। ठीक है, अच्छी बात। उत्तराखंड, अच्छा बताओ, उत्तराखंड भी एक खूबसूरत राज्य भारत का, और साथ में गोवा भी एक पर्यटन स्थल है, खूबसूरत राज्य है। हमारे चल्लू की शादी होने वाली है, देख लें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड और गोवा के बीच कनेक्टिविटी को लेके, क्योंकि दोनों ही अच्छे डेस्टिनेशन हैं, तो ये एग्रीमेंट हुआ है ना। याद रखिएगा, ये एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है समझौते के ऊपर, MOU बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। तो गोवा और किस राज्य के बीच हुआ है? उत्तराखंड के बीच हुआ है। इनके बीच क्या आप सीधी विमान सेवा मिल जाएंगी, है ना। उत्तराखंड के यात्री वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डेस्टिनेशन अच्छे हैं। और भी कुछ और भी चीज़ें इसमें होंगी। तो याद रखें, गोवा ने किसके साथ अभी एग्रीमेंट किया है? उत्तराखंड के साथ किया, पर्यटन को लेकर समझौता किया, याद रखें, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की। चलिए, तो ये था दोस्तों, मेरे ख्याल से मज़ा आपको आया होगा। ये था हमारा 28 मई पे 21 और 27 मई 2023 का टॉप 10 करंट अफेयर। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है।